डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसटी अकाउंटेंट अकेडमी। और आज से हमारा प्रोफेशनल अकाउंटेंट का कोर्स शुरू हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देखना अगर आपको एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम अकाउंटिंग एलिमेंट्स की। तो इस अकाउंटिंग एलिमेंट्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर। और एक पर्सन है मिस्टर जे, वो सोच रहे हैं कि मैं जिम इक्विपमेंट को सेल परचेज करने का बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं है। तो वो चले गए बैंक, ठीक है। और बैंक में जाकर उन्होंने ले लिया लोन और शुरू कर दिया अपना बिजनेस और खोल दी जे फिटनेस ट्रेडिंग कंपनी। तो और इस पैसे को उन्होंने बिजनेस में लगा दिया। तो इस पैसे को जो बिजनेस में उन्होंने लगाया इसे कैपिटल कहा जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं गुड्स की। तो मिस्टर जे जिन भी जिम इक्विपमेंट्स को खरीदेंगे और बेचेंगे उसको ही क्या कहा जाएगा? गुड्स कहा जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। तो मिस्टर जे अपने व्यवसाय का जो हिसाब किताब रखेंगे वो एक पीरियड में रखेंगे और उस पीरियड को फाइनेंशियल ईयर कहा जाएगा। और ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक दो प्रकार का होता है, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। 1 अप्रैल को जितना भी स्टॉक व्यापार के पास में रखा हुआ रहता है उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। और 31 मार्च को जितना भी स्टॉक व्यापार के पास शेष बचा रहता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। मान लीजिए मिस्टर जे ने 1000 डंबल अगर एक फाइनेंशियल ईयर में खरीदे और पूरे साल के अंदर उन्होंने 800 डंबल बेच दिए, तो 31 मार्च को 200 डंबल उनके पास शेष बचे हुए हैं, तो इसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं फिक्स असेट्स की। तो मिस्टर जे जिन भी जिम इक्विपमेंट को सेल और परचेज करेंगे उन्हें तो गुड्स कहा जाएगा, लेकिन कुछ गुड्स या कुछ वस्तुएं इस प्रकार की भी होंगी जिन्हें वो बिजनेस के काम में लेंगे बल्कि बेचेंगे नहीं, उन्हें फिक्स असेट्स कहा जाएगा। जैसे कि लैपटॉप, प्रिंटर, इनको मिस्टर जे काम में लेंगे। जैसे प्रिंटर से बिल प्रिंट होगा, लैपटॉप से बिल बनाया जाएगा इत्यादि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और बात करते हैं सेल और परचेज की। तो मिस्टर जे जब जिम इक्विपमेंट को खरीदेंगे तो इसे परचेज कहा जाएगा और जब इन्हें बेचेंगे तो इन्हें सेल कहा जाएगा। अब बात करते हैं सेल परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की। अगर मिस्टर जे ने जिन भी गुड्स को खरीदा अगर उनमें कोई डिफेक्टिव पीस आ जाता है तो अगर मिस्टर जे उसे लौटा देते हैं तो इसे परचेज रिटर्न कहा जाएगा। और मिस्टर जे ने जो भी गुड्स बेचा है वो गुड्स अगर मिस्टर जे को कोई लौटा देता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और बात करते हैं एक्सपेंसेज की। खर्चे भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेज और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। मिस्टर जे के केस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ही होंगे क्योंकि उनका ट्रेडिंग बिजनेस है, लेकिन हम यहाँ पर समझेंगे जरूर डायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेज वो होते हैं जो माल को बनने तक के खर्चे होते हैं, माल को बनाने तक के जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। जैसे कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री एक्सपेंसेज, जितने फैक्ट्री के एक्सपेंसेज है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज कहलाते हैं। लेकिन मिस्टर जे का ट्रेडिंग का बिजनेस है तो उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज नहीं होंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज वो होते हैं माल बनने के बाद के खर्चे जो भी होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कहलाते हैं। जैसे कि सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, ऑफिस एक्सपेंसेज, सेलिंग एक्सपेंसेज इत्यादि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और बात करते हैं इनकम की। अब मिस्टर जे की इनकम भी दो प्रकार की होगी, एक डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम उसे कहा जाएगा जो भी मिस्टर जे जिम इक्विपमेंट सेल करेंगे और उनसे जो इनकम होगी उनको उसे डायरेक्ट इनकम कहा जाएगा। इसके अलावा जितनी भी इनकम उनके पास होगी वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। और ये इनडायरेक्ट इनकम कैसी हो सकती है? जैसे कि कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इत्यादि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और बात करते हैं असेट्स की। तो असेट्स वे सारी चीज़ें जो मिस्टर जे के अधिकार में है और जिन्हें सेल करके मिस्टर जे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? असेट्स। अब ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक फिक्स असेट्स और एक करंट असेट्स। फिक्स असेट्स की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही की थी, लेकिन एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि ऐसी असेट्स जिन्हें हम व्यापार में बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते बल्कि यूज लेने के लिए खरीदते हैं उन्हें फिक्स असेट्स कहा जाएगा। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर। जैसे कि मिस्टर जे ने टेली सॉफ्टवेयर खरीद लिया बिल बनाने के लिए, तो ये भी क्या है? एक फिक्स असेट्स है। और बात करते हैं करंट असेट्स की। तो ऐसी असेट्स जो 1 साल के भीतर कैश में कन्वर्ट हो सके उसे करंट असेट्स कहा जाएगा, जैसे डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक इत्यादि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और बात करते हैं लाइबिलिटीज की। तो लाइबिलिटीज के मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज या
पेमेंट के बारे में बात हो रही है तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए और शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनका पेमेंट 1 साल से अधिक समय में करना हो उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहा जाएगा, और ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर ही करना हो उसे क्या कहा जाएगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का एग्जांपल जैसे कि मिस्टर जे ने बैंक से लोन ले लिया तो इसका पेमेंट उन्हें 1 साल से अधिक वर्ष में करना है तो उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहा जाएगा। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, जिन भी लोगों से मिस्टर जे ने उधार माल खरीदा है उनको वो 1 साल के अंदर अंदर ही पेमेंट कर देंगे, तो ये इसका एग्जाम्पल है। और जैसे शॉर्ट टर्म लोन, एक्सपेंसेज पेबल, इन ये सभी भी करंट लाइबिलिटीज़ का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर्स की। तो सन्ड्री डेटर्स वे लोग हैं जिनको मिस्टर जे ने उधार माल बेचा है और वे मिस्टर जे को पैसा देंगे, ठीक है। और ये वही लोग होते हैं जिनको हम फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि कराते हैं 1-2 दिन में पेमेंट। और बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर की। सन्ड्री क्रेडिटर वे लोग होते हैं जिनसे मिस्टर जे ने उधार माल खरीदा है और जिनसे हम या व्यापार पैसा मांगता है। और ये वही लोग होते हैं जिनको हम फ़ोन करके बोलते हैं पेमेंट के लिए तो वो बोलते हैं आया नहीं कि सर आपके अकाउंट में, हमने तो कल ही कर दिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं पर्सनल यूज़, निजी उपयोग, ठीक है, ड्राइंग्स की। तो मिस्टर जे अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कुछ भी अपने व्यापार से निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, ड्राइंग्स कहा जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेप्रिसिएशन 31 मार्च को इसका प्रोविज़न बनाया जाता है। तो फिक्स असेट्स के निरंतर उपयोग से उनके मूल्य में जो कमी होती है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जैसे कि मिस्टर जे ने कोई लैपटॉप खरीदा और अगर मिस्टर जे चाहते हैं कि इसे बेचकर हम दूसरा लैपटॉप ले लें 1 साल बाद में, तो मिस्टर जे ने मान लीजिए 25,000 रुपये में लैपटॉप खरीदा था तो 1 साल बाद में वो एक 25,000 का नहीं बिकेगा, वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसी जिस अमाउंट से वैल्यू इसकी कम हुई उसे डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और बात करते हैं प्रोविजंस की। तो ये सारे समस्त प्रोविजन 31 मार्च को बनाए जाते हैं। प्रोविजन कहा किसे जाता है, भविष्य में होने वाले कुछ निश्चित खर्चों के लिए व्यापार की आय में से अनुमानित राशि को अलग रख देना प्रोविजन कहलाता है। मतलब कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, फिक्स खर्चे कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रोविजन हमें व्यापार के लिए बनाना पड़ता है, जैसे कि बिजली के बिल का पेमेंट प्रोविजन, सैलरी का प्रोविजन, ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट तो हमें नेक्स्ट मंथ में करना है लेकिन बिजनेस की स्थिति सही दिखाने के लिए हमें इन्हें बैलेंस शीट में शो कराना होता है, तो उसे प्रोविजन कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अकाउंटिंग एलिमेंट्स की डेफिनेशन की। जो भी स्टूडेंट्स अकाउंटिंग एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं वे स्क्रीन पे देखकर अकाउंटिंग एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं और कोर्स में बने रह सकते हैं।